नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। कनाडा स्टूडेंट वीज़ा कई बच्चों के जब रिफ्यूज़ल आए वो रीअप्लाई करना चाहते हैं तो एसओपी चेंज कर रहे हैं, एसओपी बना रहे हैं। एसओपी में बनाने से पहले आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना, कौन सी डिटेल लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए नंबर याद रखें। अगर अप्लाई करना है एक ट्रांसपेरेंट वे से, एक जेन्युइन फीस के साथ, तो आप वीज़ा ऑफिस की टीम को हमारे हेल्पलाइन नंबर 9041090410 पे कॉल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ये आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले, क्योंकि सबको पता है कि रिफ्यूजल्स वगैरह काफ़ी आई और बच्चे दोबारा से एसओपी में चेंज करके, हालांकि कई चीज़ें और भी चेक करनी होती है, उसको बच्चे इग्नोर भी कर रहे हैं। एसओपी चेंज करके थोड़ी बहुत डिटेल चेंज करके लिख रहे हैं। और इसमें मेनली गलती क्या कर रहे हैं, मेरे पास कुछ बच्चे आए थे जिनके सेकंड टाइम भी रिफ्यूजल आया था। तो एसओपी जब मैंने पढ़ी तो उसमें बच्चे एसओपी का जो ओवरव्यू शुरू करना होता है, कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन होती है, सबको पता है कि इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी एकेडमिक के ऊपर आप लिखते हैं, फिर आपने वाई कनाडा क्यों चूज किया, आपने ये कोर्स क्यों चूज किया, इसके फ्यूचर बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये मेन चीजें आपने जो इसमें एंटरटेन करनी होती है। क्योंकि ऐसा नहीं कि 4-5 पेज की एसओपी बना दे वीजा ऑफिसर, 4-5 पेज पढ़ने लगे तो फिर तो रिजल्ट हो गए, फिर इतने बच्चों के रिजल्ट भी कैसे देने हैं। तो एक सिंपल इन शॉर्ट ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 पेज की अगर एसओपी है मैक्सिमम, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, वैसे 2 पेज की इनफ होती है। उस पेज की डिटेल में जो मैंने अभी आपको बताया इतनी ही चीजें आएंगी अगर आप ढंग से लिखते हैं। अब बच्चे कई बार इसमें स्टोरी बनाने लग जाते हैं कि स्टोरियां बना देते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। सबसे पहले जो मैंने देखी गलती, आप इंट्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, बच्चे पुरानी रिफ्यूजल को लेके स्टार्ट कर लेते हैं। कई बार क्या है कि प्रीवियस रिफ्यूजल क्यों आई उसमें लिखने लग जाते हैं। प्रीवियस टाइम मैंने अप्लाई किया था, वीजा ऑफिसर ने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि मेरे एकेडमिक सही नहीं थे, मेरा आल सही नहीं था। उसके बाद पूरा पैराग्राफ बना देते हैं, फिर उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं। तो देखिए, उनको इस चीज की जस्टिफिकेशन आप कभी भी लिख के बोल के ऐसे नहीं दे सकते। आपको एडिशनल अगर लैंग्वेज एबिलिटी का था तो आप एसओपी में कैसे लिख दोगे कि मेरी लैंग्वेज एबिलिटी ठीक थी, आपने गलत असेस किया। उन्होंने किया है तो ठीक है, आपने अगला जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए हैं आप उसको एंटरटेन करो, लेकिन ओवरऑल एसओपी जब पढ़ते हैं तो उससे इंप्रेशन एक पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब नेगेटिव चीजें भी बतानी है तो उसको पढ़ के भी पॉजिटिव आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका लैंग्वेज एबिलिटी का ऑब्जेक्शन लगा, ठीक है, आपने क्लैरिफिकेशन करना है, आपने लिख सकते हो कि प्रीवियसली मेरी रिजेक्शन आई थी लैंग्वेज एबिलिटी के ऊपर, नाउ आई हैव इंप्रूव्ड माय लैंग्वेज एबिलिटी, नाउ माय करंट आल स्कोर इज दिस। तो ये हुआ प्रोग्रेशन। आपने पिछला ऑब्जेक्शन था उसको आपने बताया क्या था और उसको इंप्रूव कैसे किया। नया जिसको बोलते हैं कुछ नया आपके पास है तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं। ये वीजा ऑफिसर लाइन लिखते हैं। तो अगर उसमें कुछ पॉजिटिविटी आई है, उस नेगेटिव पार्ट में कुछ पॉजिटिविटी आई तो उसको हाईलाइट करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है उसको लिखने की। रिफ्यूजल उनको कौन सा नहीं पता, और क्यों रिफ्यूजल दिया था आपको लिखने की क्या जरूरत है, उनको पता नहीं। उनके जीसीएमएस नोट्स होते हैं, उनका ग्लोबल केस जो ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सब कुछ तो पड़ा है उनके पास। आपने फॉर्म में भी लिखा है कि मेरी प्रीवियस रिफ्यूजल थी। तो हम वीजा ऑफिसर के मन में यही क्यों डाले कि पिछले वीजा ऑफिसर ने वीजा नहीं दिया, ये कहाँ थे भाई, ये बच्चा डिजर्व नहीं करता, इसको वीजा, हो सकता है एसओपी आगे वो जाए ही ना। तो इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करना। हाईलाइट आपने क्या करना है, चाहे दोबारा से भी एसओपी बना रहे हैं, इंट्रोडक्शन बेसिक चीज होती है, उसके बाद आपने जो स्टडी किया, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, और उसमें जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको ज्यादा हाईलाइट करना है। उन पॉजिटिव चीजों के बाद बनता है कि आपने कोर्स कौन सा चूज किया, कनाडा को ही क्यों चूज किया, फिर उसका कंपैरिजन बताएं, वाई कनाडा, इंडिया में क्यों नहीं वो स्टडी करना चाहते। जबकि स्पेशली मैं बताता हूं, जैसे हॉस्पिटैलिटी की स्टडी की बात करते हैं, यहाँ बच्चों के लिए और ट्रिकी हो जाती है एसओपी बनानी, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी की स्टडी इंडिया में भी अवेलेबल है और काफी सस्ती अवेलेबल है। यहाँ जस्टिफाई करना और डिफिकल्ट होता है। तो क्यों यहाँ नहीं कर रहे, क्यों वहां कर रहे हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस रखें कि कनाडा ही क्यों चूज किया आपने। इसके बाद उस कोर्स को लेके, तो अगर जिसका जो यहाँ स्टडी नहीं होती, कई कोर्सेज ऐसे होते हैं, तो वहां पे तो वीजा पे कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आता। लेकिन यहाँ भी अगर अवेलेबल है, उसी लेवल की क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है, जैसे हॉस्पिटैलिटी के वगैरह भी ले लो, वहां आप ज्यादा कुछ नहीं बता सकते कि यहाँ ये सिखाते हैं, वहां वो सिखाते हैं। तो यहाँ भी प्रैक्टिकल होते हैं, सबको पता है। तो यहाँ पे डिफिकल्ट रहता है। तो मतलब क्या रीजन था आपका उसको चूज करने के लिए, इतनी ज्यादा फीस पे करने का, उसको थोड़ा सा डिफाइन करो आप। क्योंकि एग्जैक्ट क्या लिखना है 5 मिनट की वीडियो में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब हम एनालाइज करते हैं, हम केस की स्टडी करते हैं, पहले उसके वीक पॉइंट भी देखते हैं, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी देखते हैं, और उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कैसे हाईलाइट करना है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट के हिसाब से कोर्स का मैच कैसे बनाना है, इन चीजों को एनालाइज करना होता है। तो इंट्रोडक्शन होगी, आपने उसके बाद अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड बता दिया, अपना इंटरेस्ट बता दिया, कनाडा क्यों चूज किया, कोर्स क्यों चूज किया,
ये आपने सारा कुछ बता दिया। उसके बाद आप अगर फाइनेंशियल का लिखना चाहते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे इस अकाउंट में ये फंड पड़े हैं, इस अकाउंट में इतने लाख पड़े हैं, हमारे पास इतना लाख है, ये है वो है। इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर वेल साउंड फैमिली है, आपके फाइनेंशियल अच्छे हैं, तो आपने वेरी ऑब्वियस है कि उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट नहीं देखेंगे। स्पेशली जिनके ठीक ठाक फाइनेंशियल है तो उनको ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है जब एसओपी बनानी, स्पेशली जो रीलॉन्च कर रहे हैं, इसमें आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी को ज्यादा हाईलाइट नहीं करना। कुछ चीजें नेगेटिव होती है, लेकिन हमें ऐसा शोरूम जाने की जरूरत नहीं है कि ये देखो मेरे सब्जेक्ट में वीक थे, इस सब्जेक्ट में मेरे कम थे, इसमें भी कम थे। तो इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है। आप अपने ओवरऑल अब एंड में क्या कंक्लूजन पे आते हैं। एसओपी देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको 5 मिनट की वीडियो में, लेकिन मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया। अब एंड में आपको मैं गोल्डन टिप दे रहा हूं, जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं। आपकी जब एसओपी कंप्लीट हो जाती है, वो एसओपी सही है कि नहीं है, आप एक तरीके से पता लगा सकते हैं। वो कैसे पता लगाना है, आपने एसओपी बनाने के बाद, ठीक है, आपने बैठना है, आराम से शांति से बैठना है, वीजा ऑफिसर के माइंडसेट के हिसाब से पूरी एसओपी को पढ़ना। हालांकि ये काफी डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस होता है, हमें एंगल हमें पता होता है वीजा ऑफिसर क्या सोचेगा, कौन सी चीज हमें हाईलाइट नहीं करनी। स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल एसओपी को पढ़ना शुरू करना। फिर आप देखना कि अगर आप वीजा ऑफिसर, तो आपको क्या लग रहा है कि जो जो पॉइंट है वो आपने जो सही जस्टिफाई किए कि क्या पॉजिटिविटी आ रही है उसमें से, चाहे आपने कुछ नेगेटिव पार्ट भी लिखा है, तो क्या ओवरऑल पढ़ने के बाद लग रहा है कि आपका जो गोल है, आपका जो मोटो है, वो जस्टिफाई हो रहा है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर आपको वो फीलिंग आ गई पढ़ने के बाद, तो मतलब कि आपकी एसओपी जो है वो पॉजिटिव है। आपके कंसल्टेंट इसमें आपको बता दें, क्योंकि कंसल्टेंट को एक्सपीरियंस होता है। हमारे पास एप्लीकेशंस डेली की कई सौ एप्लीकेशन, जैसे हम प्रैक्टिकली बात करें टेक वाइज कई सौ एप्लीकेशंस लगती है, तो हमें ओवरव्यू पता होता है क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। और स्पेशली जो रीलॉन्च करें, प्लीज रिफ्यूजल को लेके ज्यादा शोर उसमें नाम चाहे, उनको ऑलरेडी पता है। अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की है तो उसको जरूर हाईलाइट कर दे कि पहले ये ऑब्जेक्शन था, मेरी ये इंप्रूवमेंट मैंने कर ली है, तो अब मैं इस हिसाब से फाइल प्रेजेंट कर रहा हूं। तो आप इसको कंसीडर करें, बहुत ज्यादा हाईलाइट उस चीज को, नेगेटिविटी को ना करें। ओवरव्यू देखें तो पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए आपको एसओपी पढ़ने के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है, आने वाले टाइम में फिर से मैं कुछ डिटेल में आपको एनालाइज करके और टॉपिक के ऊपर, इसी टॉपिक को लेके कुछ वीडियो बना दूंगा, अगर आपको और चाहिए होगी जिसके ऊपर आप डिटेल में जानना चाहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नई वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।